जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे बजट 2018-2019 के हवाले से। मियां नवाज शरीफ का नैरेटिव वो ये है कि वोट को इज्जत दो। आज आप वोट की इज्जत को बर्बाद कर रहे हैं। अनइलेक्टेड जो बाहर से बंदा है, कॉन्स्टिट्यूशन की उस सूत्रों को गलत इंटरप्रेट करके आप उसको लेके आए। आप एक ऐसी शख्सियत को बजट पेश करने की इजाजत दे रहे हैं जो न इस ऐवान का मेंबर है न सेनेट का मेंबर है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ, इसकी इजाजत हरगिज नहीं। नून लीग की वफाकी हुकूमत ने आज पहली बार अपने 5 सालों में छठा बजट पेश तो कर दिया, लेकिन 56 अरब से जायद का यह बजट एक बार फिर गुज़श्ता 5 साल की तरह खसारे का बजट रहा और तवक्को की जा रही थी कि अपना आखिरी बजट जो कि तमाम तर हठधर्मी के साथ नून लीग की हुकूमत ने पेश किया, बावजूद इसके कि अपोजिशन इसकी शदीद मुखालिफत करती रही, तवक्को की जा रही थी कि आखिरी बजट और पहली बार छठा बजट दे रहे हैं तो कोई नून लीग की गवर्नमेंट, खासतौर पर पहले मुशीर खजाना और आज अचानक वजीर खजाना बन जाने वाले मिफ्ता इस्माइल साहब कोई बड़ा इनकलाबी इकदाम करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कोई बड़ा तीर नहीं मारा गया। खसारे का बजट है 56 खरब से जायद का बजट, जिसपे 30% कर्जों की अदायगियों में ही चले जाएंगे। 2029 अरब के खसारे का बजट, यानी कि पूरे बजट में से 4.9% खसारे में चला जाएगा और इसके अलावा इस खसारे को पूरा करने के लिए कोई 2300 अरब रुपए के कर्जे लिए जाएंगे। बहुत सी कंट्रोवर्सीज इस बजट में रही और बावजूद इसके कि वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ी रोजी पिक्चर पेंट करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लगा ऐसा कि शायद उन्होंने अपनी जिद में आके बजट पेश करने की जिद को पूरा किया और इस बजट से कोई खातिर खा नतीजा बरामद नहीं हो सकेगा, क्योंकि कोई खास इनकलाबी इकदाम इसमें हुआ नहीं है। कुछ अच्छी चीजें हैं, लेकिन वो गिनती पर गिनने के काबिल हैं। ज़राअत के हवाले से, डेयरी के हवाले से, पोल्ट्री के हवाले से कुछ सब्सिडीज देने की बात की गई, लेकिन ओवरऑल अगर बजट का एनालिसिस किया जाए तो एक बिल्कुल बिलो द एवरेज बजट मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से पेश किया गया। ऑपोजिशन की तरफ से शदीद एहतजाज देखने में आया। खुर्शीद शाह साहब ने जिस तरह से बातें की, बिल्कुल 100% दुरुस्त बातें की। और अब आगे ऑपोजिशन का लाया अमल क्या है, इस बजट के पाकिस्तान की मईशत पे असरात क्या पड़ सकते हैं। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर जनाब सेनेटर शहीद रहमान साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम रहमान साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पर। बावजूद इसके कि ऑपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया इस बजट को, आप लोगों ने कौमी असेंबली में वॉकआउट भी किया, एहतजाज भी किया, मंजूर करने से इनकार भी किया, लेकिन जब बजट प्रेजेंट हो गया तो उसके बाद आपकी फीलिंग कैसी थी? पीपल्स पार्टी को कैसा लगता है कि किस तरह का बजट आया ये? शुक्रिया गरीदा। लगता है कि सेनेट की वॉकआउट और उसकी जो कवरेज है जब वहाँ बजट प्रेजेंट हुआ, वो तो हमारी इत्तला में ज्यादा ब्लॉक कर दिया गया है। उसकी नशरियात भी कहीं नहीं हुई। उसके बाद भी जब हमने बात करने की कोशिश की तो नशरियात बंद कर दी गई। वजारत इत्तलात कुछ इस वक्त परेशान सी लग रही है और उन्होंने हर किस्म के हरबे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। जहाँ तक बजट की बात है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, बजट की आवाज हवाले से बुनियादी बात उन्होंने सिर्फ आज बजट पेश की है और मेरा सिर्फ माइक ऑन हुआ था तो पूरे दिन हमने मीटिंग्स की हैं सारे इज्तिमाई ऑपोजिशन में, जिसमें हर जमात हमारे साथ थी और उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने सबने साथ दिया और भरपूर एहतजाज किया। सेनेट में हम स्पीकर के डायस तक, चेयरमैन के डायस तक पहुंचे, जो पहले हमने कहीं नहीं देखा था। आज देखिए, बुनियादी बात यह है, मैं इस पर आऊंगी नहीं कि कितना टैक्स लगाया है, ये तो बात की बातें हैं। बात यह है बुनियादी, एक तो रातों रात इन्होंने मुशीर को मिनिस्टर बनाया जो इलेक्टेड नहीं है। ये हर कायदे और ज़ाब्ते के खिलाफ है। फिर जो मेन बात यह है कि इनको क्या हक बनता है कि ये छठी बजट पेश करें। कोई इनके 35 दिन रह गए और ये छठी बजट पेश करने जा रहे हैं जब इनका कोई मैंडेट नहीं है, जब ये और इसका ये सिर्फ मतलब होता है कि इनकी डिपार्टमेंट ने जब कोई यकम मई तक अपने सारे रवा साल की एक्सपेंडिचर्स वगैरह एक्सप्लेन करते हैं, वो सब नहीं सबमिट हुआ है। इन्होंने उजलत में रातों रात एक अजीब सा लॉलीपॉप बिजनेसमैन के लिए बजट पेश किया जो
मैं अभी से आपको कहूंगी हरफन के ये खुद इसको मुस्तरद करेंगे। ये अवाम दुश्मन तो होगा, लेकिन ये पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल और बुनियादी जितने भी बजट के, आइन के, अखलाकियात के जितने भी अमूर हैं उससे मुतरादिफ है। इस तरह कि ये 5 साल की हुकूमत 6 साल की बजट नहीं पेश कर सकती। ये हक मार रही है अगली हुकूमत का। वोट का तकद्दुस की बात करती है, तो ये कौन सा वोट है जिसकी तकद्दुस, जिसका अकीदा ये रख रहे हैं। और ये बुनियादी हक है अगली हुकूमत का। आप गरीबा दूसरे सूबों को देखें, सिंध को देख लें, केपी को देख लें, सबको देख लें, 4-4 महीने की बजट पेश कर रहे हैं, क्योंकि आइन ने ये आपको प्रोविजन दिया है। 80 to 86 आप पढ़ लें, प्रोविजन आपके पास मौजूद है कि लेम डक गवर्नमेंट है ये लेम डक बजट प्रेजेंट कर रही है। बिल्कुल बेमायनी होगा, क्योंकि FBI का भी देख लें आपने। अगर मैं FBI चीफ होती तो मैं सर पकड़ के इस पर बैठी होती। इन्होंने कहाँ से इजाद कर दिए हैं रेवेन्यू स्ट्रीम्स, और जो लॉलीपॉप दिए इन्होंने वो दे नहीं सकेंगे। मैं यहीं पे आपको इंटरप्ट करूंगी शायरी साहिबा, क्योंकि इन्होंने रेवेन्यू वसूली का हदफ, बल्कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने, लग रहा है कि इन्होंने अपनी जिद पूरी करने के लिए कि वो ज़ाहिर है मुशीर खजाना रहे, इसाक डार साहब के बाद वजारत खजाना चलाते रहे, बावजूद इसके कि इसाक डार साहब खुश नहीं है पिछले मौशी साल के हवाले से, स्पेसिफिकली जब से वो फाइनेंस मिनिस्टर के ओहदे से हटे हैं। तो बहरहाल कटिंग इट शॉर्ट कि FBR का रेवेन्यू ये 4,435 अरब रुपए रख रहे हैं, जिसमें से पिछले 5 सालों में से हाफ भी अचीव नहीं कर पाई। तो ये रखने का मकसद क्या? मुझे बताइए, ये किस किस्म का एरोगेंस है, ये किस किस्म का गुरूर है, जो ये तकब्बुर है, ये सियासी तकब्बुर है जिस पर ये आप जैसे कह रही हैं जिद पूरी कर रहे हैं और पाकिस्तान की तबाही का बायस बन रहे हैं। क्योंकि आपने 22 खरब रुपए का मजमूई कर्जा इस वक्त लगाया है पाकिस्तान की अवाम के सर पे, इनडायरेक्ट टैक्सेस और लॉलीपॉप्स देके। 22 खरब 22 ट्रिलियन। आप बताएं, ये आपका GDP परसेंटेज को दूर दूर से नहीं आता जो नॉर्मल उसका इस वक्त परसेंटेज होता है। और इन्होंने ऊपर से, ये मैंने उस वक्त भी अर्ज किया कि अकाइयों और वफाक के लिए बड़ा एक बैलेंसिंग एक्ट होता है पाकिस्तान में। हमारी एक तारीख है, हमारा एक तरीका रहा है, एक रिवायत रही है, लेकिन उस वतीरे पर इन्होंने इसको मुस्तरद किया। ये 5 साल इनके खत्म हो रहे हैं 35 डेज में, 35 दिन में। इन्होंने कोई 8वां NFC अवार्ड देना नहीं, तो ये तो आइन के भी मुतरादिफ होगा और ये तो हर किस्म के इनको एवेन्यूज खुल जाएंगे इनको चैलेंज करने के लिए। ठीक। तो ये तो बजट चैलेंज हो जाएगा हर तरीके से। ये बजट चैलेंज तरीके से ये तो चैलेंज हो जाएगा हर तरीके से, ऐवानों में और हर जगह। अवाम दुश्मन तो दूसरी बात है, लेकिन इसकी बुनियादी जो बेसिस है, फाउंडेशन है, ये बिल्कुल एक ताश का घर है। ठीक, बिल्कुल ठीक। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शाहिर रहमान साहिबा हमसे बात कर रही थी बजट के हवाले से। पाकिस्तान साफ एक दूसरी बड़ी अपोजिशन की जमात है, उनसे भी बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब एक बार फिर से बात करेंगे बजट 2018-2019 के हवाले से। 56 खरब रुपए से जायद का लेकिन खसारे का बजट, जिसमें खसारे का जो तखमीना है वो 4.9% लगाया गया है। और बावजूद इसके कि नून लीग की गवर्नमेंट अपने पिछले माली साल के अहदाफ हासिल नहीं कर पाई और खासतौर पर मुआशी तरक्की का हदफ जो कि 6% पिछले साल रखा गया था उसको अचीव नहीं कर पाई, और इस साल यानी कि आइंदा साल के लिए उसको बढ़ा के 6.2% रख दिया गया है। किस तरह से नून लीग की गवर्नमेंट इसको अचीव कर पाएगी? पहले हम कह चुके हैं, हम बात कर चुके हैं कि बजट कोई खास इनकलाबी नहीं है, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा मुशीर खजाना, बल्कि वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने। और नून लीग का अगरचे ये तारीखी बजट था इस लिहाज से कि पहली बार वो अपना 5 सालों में 6ठा बजट पेश कर चुकी है, लेकिन बावजूद इसके कि कुछ अहम इकदाम एक्सपेक्ट किए जा रहे थे गवर्नमेंट से, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट ने कोई
इनकलाबी इकदाम लेने से, या गवर्नमेंट के बजाय कहा जाए कि मुफ्ती इस्माइल साहब ने कोई इनकलाबी इकदाम लेने से गुरेज किया है तो गलत नहीं होगा। एमनेस्टी स्कीम, टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो कि काफी कंट्रोवर्शियल है, उसको बजट में शामिल कर दिया है, बावजूद इसके कि मुफ्ती इस्माइल साहब आज एडमिट कर चुके हैं कि अभी तक तकरीबन 1 महीने बाद भी इस एमनेस्टी स्कीम से कोई खातिर खा रिस्पॉन्स सामने नहीं आ सका। अपोजिशन से हम बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी से हमने बात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करते हैं। सीनियर रहनुमा शफकत महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शफकत महमूद साहब। और जाहिर है अपोजिशन ने बायकॉट किया है, बट इवन देन जो बजट आज प्रेजेंट किया है उसको आप क्या करार देंगे? अवाम दोस्त था, अवाम दुश्मन था, या एक नॉर्मल बजट था? देखिए, पहले तो बात यह है कि नून लीग ने जिस तरह मैशत को बर्बाद किया है पिछले 5 सालों में, उसका एक साला तो ये है कि रुपए की कीमत जो है वो 120 के इर्द गिर्द घूम रही है। उसके अलावा जो कर्जों की तादाद है इतनी ज्यादा हो गई है कि पाकिस्तान की तारीख में 5 साल के अरसे में किसी भी हुकूमत ने इतने कर्जे नहीं लिए जितने इन्होंने लिए। तो इसाकदार साहब, और अभी भी जो इस बजट का 30% है वो कर्जों की अदायगी में चला जाएगा शफकत महमूद साहब। जी हाँ, तो ये इसाकदार साहब जो है मैशत को बर्बाद करके खुद तो भागे हैं और मफरूर हैं और प्रोक्लेम डिफेंडर हैं। अब दूसरी बात यह है कि इनका हक क्या बनता है कि 1 महीने गवर्नमेंट को रह गए, इनका क्या हक बनता है कि 1 महीने के लिए बजट दें? इनको चाहिए था कि जो एक जरूरी चीजें होती हैं बजट में, मसलन तनख्वाहें वगैरह, वो 2-3 महीने के लिए कर देते और ये अलाउ करते नई गवर्नमेंट को कि वो आके अपने अहदाफ के मुताबिक, जिसके बारे में अवाम ने उनको मैंडेट दिया है, उसके मुताबिक वो बजट पेश करते। लेकिन इस चीज का इनको कतई एहसास नहीं था और ये तो इस तरह जब तक इनको पकड़ कर निकाला जाए ये इस तरह बिहेव करते हैं जैसे कि अभी पता नहीं कितने सालों के लिए यहाँ पे इन्होंने रहना है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बजट इटसेल्फ जो है उसकी कोई मुक्कत नहीं है। जो नई गवर्नमेंट आएगी वो फौरी तौर पर बजट अपना रिवाइज करेगी और अपना हिसाब से बजट बनाएगी और अपने हिसाब से बजट पेश करेगी। इसलिए ये सिर्फ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी, यानी कि ये सिर्फ एक खामखा की एक एक्सरसाइज है जिसमें कौम का वक्त भी जाया किया और पैसा भी जाया किया, लोगों की मेहनत भी जाया हुई, क्योंकि इस बजट की कोई हैसियत नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस बजट की कोई हैसियत नहीं है, तो जो 6.2 GDP ग्रोथ का हदफ रखा गया है, आपको लगता है कि ये अचीव हो पाएगा गिवन दैट के इलेक्शंस आने वाले हैं, उसके बाद कौन सी गवर्नमेंट आती है, उसकी पॉलिसीज क्या बनती हैं? तो ये 6.2 इसको रखना ये एक सेंसिबल डिसीजन हो सकता? देखिए ना, मैंने कहा है कि ये तो आखिरी जाती हवाइयाँ छोड़ती हैं, हवाइयाँ आप जो मर्जी छोड़ दें, आप 6.2 के बजाय 7 भी कह दें तो आपको कौन किसने पूछना है, क्योंकि 1 महीने के बाद तो आप फारिग हो रहे हैं। तो इसलिए ये तो बिल्कुल एक क्या कहना चाहिए, बिल्कुल बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी सब्सटेंस के बजट है। उसमें जो मर्जी कह लें, कह लें टैक्स कलेक्शन जो है हम कितने ट्रिलियन पे ले जाएंगे, उसका क्या फायदा दूंगा, आप तो होंगे नहीं। अच्छा, 4,435 अरब का रखा है FBR के रेवेन्यू का टारगेट। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, जितना मर्जी, मैं तो कहता हूँ 6.5 ट्रिलियन रख लेते, क्योंकि इन्होंने कौन सा उसको कलेक्ट करना है। जो शेख चिली की कहानी सुनाते हैं वो सुना लेते। सो गुजारिश ये है कि ये सारे का सारा जो मामला है ना, ये सिर्फ एक दिखावा है, एक सुमन निशस्तन बर्खास्तन वाली बात है। बहुत ही हर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। तो आपको लगता है शफकत साहब के इसका कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है इकोनॉमी पर और कोई बेयकीनी पैदा हो सकती है? बिकॉज आगे केयरटेकर गवर्नमेंट भी आ रही है, फिर इलेक्शंस के बाद कौन से प्रोबेबल गवर्नमेंट आती है, तो ताजिर, सरमायाकार, मईशत, बाकी तमाम लोग जो मईशत में इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान की, उस पर डिपेंड करते हैं, वो सब एक बेयकीनी का शिकार हो सकते हैं इस बजट के आने के बावजूद भी। ये तो वन बजट है ना, बजट वो होता है जिसमें इम्प्लीमेंट होना हो, बजट वो होता है जिसके पीछे एक बड़ी सोच भी हो और बेसिक बात यह है कि वो बजट साल के लिए हो तो लोग मईशत के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, बाकी चीजों के ऊपर लोग सोचते हैं कि अच्छा जी अब ये बजट आ गया है। ये तो नॉन बजट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी वजह से तो कोई तब्दीली नहीं आनी, क्योंकि 1 महीने के बाद ये बजट रिवाइज हो जाएगा। इसलिए मैं तो इसको नॉन बजट कहता हूँ। ये कोई बजट नहीं है, इसके जितने भी एहसास हैं वो बिल्कुल फ्रोई हैं, वो हवाई हैं, ये हवाइयाँ छोड़ी गई हैं
और ये हवाइयां ना ही छोड़ते तो बेहतर था। अच्छा शफकत साहब, ये बजट में शामिल कर दिया है टैक्स एमनेस्टी स्कीम को भी, और आज एक तरह से मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपनी नाकामी का एतराफ किया है कि 1 महीने से ऊपर होने के बावजूद टैक्स एमनेस्टी स्कीम को अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस इससे मिला नहीं है। इस बजट को एक तरफ रख दीजिए, लेकिन टैक्स एमनेस्टी स्कीम को, मुतनाज़ा स्कीम को बजट में शामिल कर देना और फिर टैक्स रेवेन्यू का हदफ इतना अननेचुरल बना देना, क्या आप समझते हैं कि ये एक गलत इकदाम था मिफ्ता इस्माइल साहब का? उन्हें गुरेज करना चाहिए था इससे? देखिए, मुफ्ता इस्माइल साहब को गुरेज करना चाहिए था बजट पेश करने में। और ये बाकी चीजें तो देखे ना, हम उसको बार बार डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन हम टैक्स एमनेस्टी स्कीम, इन्होंने महीना पहले टैक्स एमनेस्टी अपने तरफ से बड़ा एक इनकलाबी कदम उठाया। उसका मेरा तो ख्याल है कि वो इनकलाबी नहीं था, उसके अंदर भी कोई 2 नंबरी थी कि कोई बाहर से पैसे लाने या ले जाने या इस किस्म का कोई चक्कर था। लेकिन बेसिक बात यह है कि उसका क्या फायदा हुआ? खुद तो आप जैसे फरमाया आपने कि मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि जी उस पर कोई खातर खा रिजल्ट नहीं आया, तो अब उसको मजीद बजट में शामिल करने से क्या कमाल हो जाएगा? सिर्फ ये है कि इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स बहुत पीछे कर दिया, जी इंडस्ट्री वाले खुश हो जाएंगे। भाई इंडस्ट्री वाले कैसे खुश होंगे? कल को बजट पूरा भी करना है, वो कैसे पूरा होगा? तो इसमें खर्चा जो है वो कैसे पूरा होगा? सो ये सारी हवाई बातें हैं। इसको आप ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि ये पॉलिटिक्स खेली गई और इलेक्शन से पहले ये साबित करने की कोशिश की गई कि हम ये भी हदफ हासिल किया, वो भी किया, बीच में कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली चीजें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं आप शफकत महमूद साहब। एक तरफ नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं, इसहाक डार साहब भी कहते हैं कि मईशत बिल्कुल तबाह होकर रह गई है, खासतौर पर जब से नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया है, जब से इसहाक डार साहब को वजारत खजाना के वजीर के ओहदे से हटाया गया है, तो मईशत बिल्कुल तबाह बर्बाद होकर रह गई है। लेकिन आज जो रोजी पिक्चर पेंट की है मिफ्ता इस्माइल साहब ने, तो बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। ये किस किस्म की पॉलिटिक्स खेली आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने कि एक तरफ नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब कहते रहे हैं कि मईशत बर्बाद करके रख दी है, और मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि नहीं जी, हमारा पिछला जो मुआशी साल है, माली साल है, बड़ा जबरदस्त गुजरा। लेकिन नवाज शरीफ तो पिछले 9 महीने से अपनी हुकूमत को लताड़ रहे हैं, अपनी हुकूमत को बुरा भला कह रहे हैं, अपनी हुकूमत को नाअहल कह रहे हैं, अपनी हुकूमत को नाकाम कह रहे हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उसमें हमें तो कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि नवाज शरीफ को ये याद नहीं आता कि उनके 4 सालों में जो इसहाक डार ने इस मुल्क के साथ ज्यादती की या जिस तरह तबाही की और बर्बादी की, तो वो उनको ढूंढता है। लेकिन अपनी गवर्नमेंट को बैठ के जो बुरा भला कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो इस चीज को भी तस्लीम करें कि उन्होंने और उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने जो इस मुल्क के साथ कर छोड़ा है, वो बहुत सारी जनरेशन याद रखेंगे। अच्छा, आज आप लोगों ने बड़ा जबरदस्त एहतजाज किया है, और जबरदस्त के साथ साथ वो एक बड़ा अफसोसनाक भी हो गया जो मुराद सईद साहब ने रवैया इख्तियार किया है कौमी असम्बली में। बड़ा खैर मुनासिब था, ऐवान का तकद्दुस उससे ज़ाहिर पामाल होता है। आबिद शेर साहब ने भी कुछ कम नहीं किया, लेकिन मुराद सईद साहब उससे 2 हाथ आगे बढ़ गए। ये तो कौमी असम्बली में जो आज हुआ। अब ऐवान के अंदर, ऐवान के बाहर, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब कल पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, उसके बाद जाहिर है वो बजट की पॉलिसीज को लेके आगे बढ़ेंगे, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की इस पे काउंटर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, ये जो आबिद शेर अली है, ये बहुत बदतमीज आदमी है, मशहूर बदतमीज आदमी है, हर किसी के साथ जाति करता है, गालियां देता है, प्रवोक करता है। तो इस किस्म की चीजें से हालात बदतर होते हैं और अफसोसनाक है कि ऐसे होते हैं। मुराद सईद साहब ने भी गलत किया। शफकत महमूद साहब, आपको शेयर होना पड़ेगा कमेंट में दोनों के लिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्रोवोकेशन ये थी, वो उसकी तरफ से आई, आबिद शेर अली साहब की तरफ से, और वो आज की बात नहीं है, वो हमेशा ऐसे करता है। और सो उस पर बहुत खुशगवार वाकया नहीं था, और आइंदा ऐसी चीजें जो है नहीं। बाकी ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिफ्ता क्या कहता है, मजीद झूठ बोलेगा, मजीद हवाइयां छोड़ेगा, बेमकसद बातें करेगा, जिसका ना कोई मुस्तकबिल से ताल्लुक है, ना कोई हालात से ताल्लुक है, किसी चीज का कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये बजट महीने के बाद रिवाइज हो जाएगा, फिर हम और आप बैठ के दोबारा बजट को एनालाइज करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। छोटी सी ब्रेक शामिल करते हैं, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कुछ मुआशी तज्जियाकारों से पूछेंगे कि वो आज के बजट को किस नजर से देखते हैं, और खासतौर पे जो टैक्स वसूली का हदफ रखा गया है एक बहुत बड़ा, उसे क्या अचीव किया जाएगा पाकिस्तान में। स्टे विद अस। नवाज
नवाज शरीफ का नैरेटिव वो ये है कि वोट को इज्जत दो। आज आप वोट की इज्जत को बर्बाद कर रहे हैं। अनइलेक्टेड जो बाहर से बंदा है, कॉन्स्टिट्यूशन की उस सूत्रों को गलत इंटरप्रेट करके आप उसको लेके आए। आप एक ऐसी शख्सियत को बजट पेश करने की इजाजत दे रहे हैं जो न इस ऐवान का मेंबर है, न सेनेट का मेंबर है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ, इसकी इजाजत हरगिज नहीं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बजट 2018-2019 किस तरह का रहा, अवाम दोस्त है अवाम दुश्मन है, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं और इस सेगमेंट में खासतौर पे हम बात करेंगे माहिर मुआशियात से, तज्ज़ियाकारों से। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं, आपको रिमाइंड करवाते हैं कि आज के बजट के सेलियंट फीचर्स, अहम निकात कौन कौन से हैं। टेक अ लुक। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कौमी असम्बली में मौजूदा हुकूमत का छठा बजट पेश किया। 56 खरब 61 अरब रुपए के बजट में आइंदा माली साल मुआशी तरक्की का हदफ 6.2% रखा गया है। हुकूमत की कुल आमदन 2018-2019 में 5,661 अरब रुपए होगी, जो पिछले साल के रिवाइज एस्टिमेट्स 4,992 अरब रुपए से 13.4% ज्यादा है। जीडीपी की शरह में 6.2% इजाफा होगा, 6% से कम इन्फ्लेशन होगा, टैक्स टू जीडीपी रेशो 13.8% होगा, बजट का खसारा 4.9% होगा, नेट पब्लिक डेट टू जीडीपी 63.2% तक रहेगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा तजवीज किया गया है। तमाम पेंशनर्स के लिए भी यकसां 10% इजाफा तजवीज किया जा रहा है। 75 साल से जायद उम्र के पेंशनर्स की कम अज कम पेंशन 15,000 रुपए माहाना की जा रही है। आइंदा माली साल तालीम के शोबे में 37 अरब और सेहत आमा के लिए 47 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट तकरीर में वजीर खजाना ने मुल्क में क़याम अमन के लिए पाक फौज और दीगर शहदा की कुर्बानियों को सराहा और आइंदा साल दिफाई शोबे के लिए 1100 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान किया। साल 17-18 में 999 अरब रुपए के मुकाबले में दिफाई बजट के लिए 1100 अरब रुपए तजवीज किए गए हैं। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया, बल्कि टैक्स की शरह में रद्दो बदल किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और जरा बजट का पोस्टमार्टम करते हैं। मेरे साथ शब्बर जैदी साहब मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं, खासतौर पर माहिर टैक्स उमूर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। और मेरे साथ अशफाक तौला साहब मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। शब्बर जैदी साहब, सबसे पहला क्वेश्चन, एक तो टैक्स एमनेस्टी स्कीम को इस बजट में शामिल कर दिया है। बजट प्रेजेंट करना ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल था, अपोजिशन नहीं चाह रही थी कि आखिरी चंद दिनों में हुकूमत अगले पूरे साल का बजट पेश करते। एक तो बजट दे दिया, जिद में हठधर्मी में जो भी था मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से, फिर टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी उसमें शामिल कर दी। बावजूद इसके कि पिछले 5 सालों से कम लैप्स हो रहा है टैक्स रेवेन्यू, लेकिन उसके बावजूद अभी एफपीआर के लिए रेवेन्यू 4,435 अरब रख दिया गया। कैसे देखते हैं आप इसको सर? देखिए रिजा, बात बड़ी सिंपल सी है कि जो रेवेन्यू का इंक्रीज है वो सिर्फ 11% है और मैं समझता हूँ बात रीजनेबल है। जहाँ तक आपने बात एमनेस्टी की वो मैंने पहले भी कहा कि वो मेरे हिसाब से सही कदम था और वो लेना चाहिए था। जो चीज इस बजट में नहीं गौर की जा रही, वो 2-3 चीजें हैं जो मैं बाकी आपसे लोग बात करेंगे आराम से। 2 चीजें बहुत अहमियत रखती है मेरे लिहाज से। मेरे लिहाज से ये टैक्स देने वालों के लिए अच्छा बजट है और टैक्स नहीं देने वालों के लिए बुरा बजट है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ पे अनटैक्स मनी पार्क होता है, वो है प्रॉपर्टी। और हम 70 साल से प्रॉपर्टी के मसले में वैल्यूएशन टेबल और कभी वैल्यूएशन टेबल और एफबीआर टेबल और डीसी टेबल के बारे में बात करते रहे। और एक बड़ा अच्छा कदम गवर्नमेंट ने लिया था, जो पहले अनाउंस भी किया गया था, अब उसको उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि गवर्नमेंट के पास अब राइट लिया गवर्नमेंट ने कि अगर कोई अंडर डिक्लेयर करेगा तो वो गवर्नमेंट के पास राइट है प्रॉपर्टी एक्वायर करने का। ये बहुत अरसे से डिमांड थी और ये बिल्कुल सही स्टेप है, क्योंकि आपको ये टेबल और रेट की सब गलत चीजें हैं, आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू पे टैक्स करना चाहिए। ये कदम 30, 40, 50 साल से नहीं लिया गया था और मेरे हिसाब से बहुत बड़ा कदम है। दूसरा जो बहुत अहम फैसला है वो ये है कि जो बंदा जो नॉन फाइलर है वो एक प्रॉपर्टी और नई गाड़ी बाय नहीं कर सकता।
देखिए, हम पाकिस्तान में हमेशा ये बात कहते रहे हैं कि पाकिस्तान में टैक्स देने वाला और टैक्स नहीं देने वाला बराबर है। जब तक आप टैक्स पाकिस्तान में पार्किंग लॉट नहीं खत्म करेंगे अनटैक्स मनी के लिए, जब तक पाकिस्तान का मसला हल नहीं होगा। तो 2 पार्किंग लॉट मैंने बताया, एक पार्किंग लॉट प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी एसेट, और तीसरा जो एमनेस्टी स्कीम आई है जिससे आपने भी जिक्र किया। एमनेस्टी स्कीम एक कैरेट है जिसमें आपने वो कैरेट दी है, और कैरेट के साथ स्टिक आनी चाहिए। स्टिक का मतलब ये है कि आप लॉस को ऐसा बनाएं कि जो लोग एमनेस्टी में नहीं आए उनके लिए बाद में एसेट रखना बहुत मुश्किल हो जाए और वो एसेट को सही तौर पर डिक्लेयर कर सके। तो जो 3-4 कदम उठाए गए हैं फॉरेन एसेट के बारे में इस लॉ में, वो एमनेस्टी स्कीम के लिए बहुत प्रॉपर है और वो जरूरी थे। तो मैं सब पर्सनली समझता हूँ कि टैक्स मेजर्स के हिसाब से ये एक रीजनेबल बजट है और बहुत बड़े कदम लिए गए हैं जो शायद अभी लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे, और जब इसको गौर से पढ़ेंगे और देखेंगे तो ये वो चीजें हैं जो बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, जो अब की गई। शब्बर साहब समझते हैं कि रीजनेबल बजट है और लोग इसको एट द फेस वैल्यू सीरियस नहीं ले रहे। मजीद पढ़ेंगे, मजीद बढ़ेंगे आगे तो शायद इसके असरात नजर आएंगे मुस्बत, लेकिन मजीद आगे कैसे बढ़ेंगे क्योंकि तकरीबन 1 महीने से भी कम वक्त में तो ये गवर्नमेंट खत्म हो रही है। उसके बाद केयरटेकर गवर्नमेंट, देन इलेक्शंस, नई गवर्नमेंट आती है, वो अपना बजट लाएगी, अपनी पॉलिसीज लाएगी या नहीं लाएगी। अशफाक तौला साहब, यही सवाल मैं आपके सामने रखूंगी कि एक तो 56 खरब का बजट, फिर वो खसारे का बजट, खसारा भी कोई छोटा मोटा नहीं, और 4.9% का यानी कि 2029 अरब का खसारा बनेगा। फिर बजट में से 30% आपका जो है कर्जों की अदायगी में निकल जाएगा, जिसको पूरा करने के लिए आप मजीद कर्जे लेंगे 2300 अरब के लिए, और ये गवर्नमेंट 1 महीने बाद खत्म हो जाएगी। तो ये बजट बजाते खुद क्या एक मुआशी बेयकीनी में इजाफा नहीं करेगा? आप कैसे देखते हैं इस बजट को? देखिए, ये कड़वी हकीकत है कि कोई भी बजट आप बनाएंगे, इवन अगर आप 6000 अरब भी आप एफबीआर को टारगेट दे देंगे तो भी आपको 1400 बिलियन का डेफिसिट बजट देना पड़ेगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला जो आपको सूबों और मरकज के दरमियान है, ये उसकी वजह से ये एक इशू आ रहे हैं, क्योंकि 58.5%, 57.5% डायरेक्ट और 1% आप केपीके को देते हैं ऑन अकाउंट ऑफ टेररिज्म। तो ये जब आप दे देंगे उनको तो उसके बाद आपके पास गुंजाइश नहीं रहती है। फिर फेडरल गवर्नमेंट को अपना आपका डेट सर्विस, जैसे आपने फरमाया, आपको डिफेंस देखना है, आपको फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन देखनी है, इसके अलावा आप फेडरल गवर्नमेंट पीएसडीपी को भी देखती है, सूबों के पीएसडीपी को भी थोड़ा बहुत देखा जाता है। तो वो एक फंक्शन ऐसा रह गया फेडरल गवर्नमेंट के पास कि फेडरल गवर्नमेंट इसको मुश्किल चला सकेगी। यानी ये नहीं है कोई भी गवर्नमेंट आएगी। अब देखें, मसला ये है कि जब ये अपोजिशन में थे और पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी, तो वो ये जब आया अपना 18th अमेंडमेंट जो 7th NFC अवार्ड आया था, तो सब ने मिलकर सेलिब्रेट किया था। अब इनको ये नजर आ रहा है कि नहीं जी वो गलती थी और अब हमने सेलिब्रेशन गलत की है, और अब दूसरे लोग उनको नहीं छोड़ रहे कि नहीं जी अब हम नहीं कर सकते, वो 18th अमेंडमेंट अपनी जगह रहेगी। इसका आपको एक मुनसिफाना हल निकालना पड़ेगा। उस मुनसिफाना हल के बगैर मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल में कोई डेफिसिट फ्री बजट आ सकता है। दूसरा एक तस्वीर कर देता हूँ गरीदा आज आपके लिए कि ना मैं माहिर माशियात हूँ ना मेरे उस्ताद आप हमेशा कहते हैं मेरे उस्ताद शब्बर साहब भी नहीं है। हम दोनों टैक्स के तिफले मकतब है, हम लोग अभी सीख रहे हैं। हम तो चलें ठीक है, आप सीख रहे हैं, दैट्स वेरी हम्बल ऑफ यू, वेरी पोलाइट ऑफ यू। आप कह रहे हैं कि ये एक नॉर्मल मिनिमल सा बजट है। शब्बर ज़ैदी साहब, वापस आपकी तरफ मैं आऊंगी और आप मुझे ये बताइएगा कि इस बजट के जो 2 सेलिएंट फीचर्स तो आपने बता दिए जो पॉजिटिव हैं। बजट खसारा 4.9%, कर्जों की अदायगी के लिए आपने 2000 अरब से ज्यादा का रख दिया, उसको पूरा करने के लिए आप 3000 अरब के कर्जे मजीद ले रहे हैं, और फिर 1 महीने बाद गवर्नमेंट खत्म होने जा रही है। आपको लगता है कि इसके मईशत पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, जबकि आपने कहा कि आगे बढ़ेंगे तो मामला ठीक हो सकता है? देखिए, एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं कि डेफिसिट बजट होना कोई बुराई नहीं है किसी माशरे में। ठीक, बहुत अहमियत रखती बात। डेफिसिट बजट उस वक्त बुरा होता है जब डेफिसिट बजट का जो पैसा डेफिसिट से बोरो किया जा रहा है वो आप कंज्यूमर एक्सपेंडिचर में खर्च करें। पाकिस्तान की जो बुराई है डेफिसिट बजट में वो ये है कि हम कर्जे लेकर तरक्याती काम नहीं करते बल्कि गैर तरक्याती काम करते हैं। सर इशफाक कह रहे हैं कि पाकिस्तान में डेफिसिट से फाइनेंस हो रहा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा होता तो मसला नहीं था। दुनिया का सबसे बड़ा डेफिसिट बजट अमेरिका पेश करता है, उसमें कोई बुराई नहीं है।
तो बात डेफिसिट बजट की नहीं है, मगर बात अशफाक ने की बिल्कुल ठीक है कि मसला पाकिस्तान का ये है कि मैं एनएफसी में बात नहीं करना चाहता हूँ, एक सब्जेक्ट लंबा सब्जेक्ट है। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जब तक आपको टैक्स का बेस जो आज 4,500 है, जब तक ये 5,500 नहीं होगा, 1,000 का जो डिफरेंस है ये आपको कम करना पड़ेगा। जब तक ये 1,000 कम नहीं होगा का मसला हल नहीं होगा। अब मैं इससे आता हूँ कि 1,000 कम करने की कोशिश की गई या नहीं की गई। मैं सिर्फ ये समझता हूँ, जाती तौर पर समझता हूँ कि ये जो इसमें 3-4 कदम उठाए गए जो मैंने आपके सामने रखे, प्रॉपर्टी जो मैंने आपके सामने रखा, एक्विजिशन प्रॉपर्टी, और मैंने एक और चीज आपके सामने जो इसमें नजर नहीं आई मगर इसमें आई है, वो रेट ऑफ टैक्स जो 15% किया गया कारोबार का, ये वो कदम है जिसकी वजह से मेरा जाती व्यू है कि पाकिस्तान में टैक्स बेस बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है। और अगर ये टैक्स बेस तो अल्टीमेटली ये हजार में गैप कवर होगा और हमें ये गैप कवर करना है। इसके अलावा आज अच्छा दूसरी बात आप जो बार बार कह रही हैं कि ये गवर्नमेंट आएगी, दूसरी गवर्नमेंट आएगी, मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ और मेरे साथी इशफाक में एग्री करेगा, कोई गवर्नमेंट भी आ जाए उसके पास स्पेस नहीं है। इसलिए नारेबाजी की बात है कि हम ये करेंगे और वो करेंगे, किसी की बात मैंने अभी कोई कंप्लीट प्रोग्राम नहीं देखा इसके अलावा जो आज किया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर सैदी साहब, अशफाक तौला साहब। ये था। I'll see you tomorrow. अल्लाह हाफिज।